गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एग्जाम एवरीडे में। आज है 23 अप्रैल 2021 और 23 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारी वेबसाइट के लिंक examenveryday.in से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मॉक टेस्ट का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आप आज के इस वीडियो का अभ्यास कर सकें। शुरू करने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपकी तैयारी बिना किसी रुकावट के जारी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 22 अप्रैल या ऑप्शन डी 12 जुलाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस को हर साल जलवायु परिवर्तन संकट के प्रति जागरूकता फैलाने के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन प्रदूषण, वनों की कटाई जैसी समस्याओं को जोड़ने और उन पर चर्चा के लिए लोगों को साथ लाने का अवसर है। ओजोन लेयर में क्षति होने के कारण जलवायु परिवर्तित हो रही है। इंसान पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्यों से दूर होता जा रहा है। यही कारण है कि विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन करके लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। पृथ्वी दिवस 2021 के लिए इस वर्ष की थीम रीस्टोर अवर अर्थ है। विषय बताता है कि हमें ग्रह को पुनर्स्थापित करने और दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना काम शुरू करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक यानी ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी स्वीडन। राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वीडन। भारत ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 115 देशों की सूची में 87वें स्थान पर है। यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर रखता है। विश्व आर्थिक मंच WEF की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार ETI के बारे में जानकारी दी गई। यह रिपोर्ट एसेंचर के साथ मिलकर तैयार की गई है। सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश हैं। सूची में स्वीडन पहले स्थान पर जबकि नॉर्वे और यूरोप क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। सूची में शीर्ष 10 अन्य देशों में स्विट्जरलैंड 4, ऑस्ट्रेलिया 5, फिनलैंड 6, ब्रिटेन 7, न्यूजीलैंड 8, फ्रांस 9, आइसलैंड 10वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन 68वें और भारत 87 की कुल वैश्विक ऊर्जा मांग में सामूहिक रूप से 1/3 हिस्सेदारी है। ऊर्जा में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका बने रहने के बावजूद दोनों देशों ने पिछले दशक के मुकाबले ऊर्जा रूपांतरण के क्षेत्र में मजबूत सुधार दर्ज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 102वां, ऑप्शन बी 142वां, ऑप्शन सी 132वां या ऑप्शन डी 152वां। राइट आंसर है ऑप्शन बी 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 180 देशों के बीच भारत पिछले साल की तरह ही 142वें स्थान पर है और इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। इसके बाद सूचकांक में फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। यहाँ बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में, यह 2002 से रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स यानी RSF या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। RSF द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था। पेरिस स्थित
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है जो सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन OIF और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका निभाता है। OIF एक 54 फ्रेंच भाषीय राष्ट्रों का समूह है। यह सूचकांक पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार 180 देशों क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। यह सार्वजनिक नीतियों की रैंकिंग नहीं करता है, भले ही सरकारें स्पष्ट रूप से अपने देश की रैंकिंग पर एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। हालांकि यह पत्रकारिता की गुणवत्ता का सूचक नहीं है। यह सूचकांक बहुलवाद के स्तर, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं सेंसरशिप, कानूनी ढांचे, पारदर्शिता के साथ साथ समाचारों और सूचनाओं के लिए मौजूद बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर तैयार किया जाता है। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 19 में किया गया है। संविधान अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो वाक स्वतंत्रता इत्यादि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। वर्ष 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं होती है। कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल उन प्रतिबंधों को लागू कर सकता है जो अनुच्छेद 19(2) के तहत इस प्रकार है। भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में, मानहानि या अपराध को प्रोत्साहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट अन्नपूर्णा या ऑप्शन डी मकालू एवरेस्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंट अन्नपूर्णा। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह कर प्रियंका मोहिते ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला बन गई है। प्रियंका मोहिते ने पहाड़ के टॉप पर चढ़कर तिरंगा लहराया है। प्रियंका मोहिते सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड बायोकॉन के अनुसंधान संगठन के साथ काम करती हैं, जो दवा की खोज करती है और अन्य कंपनियों को बेचती है। प्रियंका दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मकाले पर 8,485 मीटर की चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला होने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। इससे पहले प्रियंका ने साल 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,849 मीटर ऊंची है, पर चढ़ाई की थी। वहीं साल 2018 में माउंट लहोत्से, माउंट मकालू और साल 2016 में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की थी। अन्नपूर्णा पर्वत समूह उच्च मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित है, जिसमें 8,000 मीटर यानी 26,000 फीट से अधिक की एक चोटी शामिल है तथा 7,000 मीटर से अधिक 13 चोटियां और 6,000 मीटर से अधिक 16 चोटियां शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष या ऑप्शन डी 4 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 वर्ष। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई लड़ रहे हेल्थ केयर वर्कर्स को राहत प्रदान की है। सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बीमा योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में पहली पंक्ति में खड़े हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बीमा योजना लॉन्च की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने मंगलवार देर रात कहा, कोविड-19 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यानी PMGKP के तहत कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई लड़ रहे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए लाई गई इंश्योरेंस स्कीम को आज से 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, अर्थात
अब यह बीमा योजना 20 अप्रैल से 1 साल तक और लागू रहेगी। इस योजना को स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, ताकि कोरोना के कारण कोई अप्रिय घटना होने की स्थिति में उनके परिवार का ध्यान रखा जा सके। PMGKP के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर मुहैया कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। इसमें 10.88 लाख छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति की। अब तक कुल 4,800 करोड़ रुपए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं। बात करें जगन्ना विद्या दिवेना योजना की। जगन्ना विद्या दिवेना योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों छात्रों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। इस परियोजना सीधे छात्रों की माताओं के खाते में राशि जमा करेगी। इससे पहले पैसा कॉलेजों के मालिकों को हस्तांतरित किया जाता था। 2021 में योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या 2020 की तुलना में 77,000 बढ़ी है। 2021 में यह संख्या बढ़कर 88 लाख हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और किस देश के व्यापार एवं शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी रूस। राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और बांग्लादेश के व्यापार एवं शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार उपचार में दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना, सूचना का आदान प्रदान, भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में डंपिंग रोधी, प्रतिपूरक और सुरक्षा उपायों के क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप क्षमता निर्माण गतिविधियों का संचालन करना है। दोनों पक्षों ने MOU पर हस्ताक्षर 27 मार्च 2021 को ढाका में किए थे। MOU के माध्यम से दोनों देशों के संबंधित प्राधिकरणों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य है, ताकि दोनों देशों के बीच अनुचित व्यापार प्रक्रियाएं हतोत्साहित हो और नियम आधारित द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी सुरेश रैना, ऑप्शन सी दिनेश कार्तिक या ऑप्शन डी डेविड वार्नर। राइट आंसर है ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। IPL 2021 के 12वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने एक नया कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया है। वे किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मुकाबले में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। हाल ही में धोनी ने चेन्नई के लिए 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। अब उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसी फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। धोनी चेन्नई के लिए कुल 201 मैच खेल चुके हैं। चैंपियन लीग T20 के दौरान माही ने एक मैच टीम के ही बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना के नेतृत्व में भी खेला था। धोनी ने T20 फॉर्मेट में सभी टीमों के लिए कुल मिलाकर 287 मैचों में कप्तानी की है। इसमें भारतीय टीम व राइजिंग पुणे जॉइंट्स के लिए भी मैच शामिल है। अगर IPL 2021 के इतिहास पर नजर डालें तो एक फ्रेंचाइजी के लिए सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने वाले दूसरे खिलाड़ी भी भारतीय ही हैं। विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए 128 मैचों में कप्तानी की। रोहित शर्मा भी विराट से ज्यादा पीछे नहीं है। वो मुंबई इंडियंस के लिए 124 मैचों में कप्तानी कर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।